हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम लोग सैंपल पेपर का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ बाया कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 विल द लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस हमको दिया है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में हमसे कह रहे हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है और उसको जिस मीडियम में रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो हमसे कह रहे हैं कि क्या वो लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, मतलब कॉन्वेक्स तरह बिहेव करेगा, या डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यूएम, ये बड़ा हो जाए म्यूएल से, ठीक है, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि नेचर ऑफ लेंस इज चेंज्ड। तो चेंज हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? चेंज होने का सीधा सा मतलब होता है कि चूंकि यहां दिया है ये कॉन्वेक्स लेंस था, यानी कि अब ये कैसा बिहेव करेगा? लाइक अ कॉन्केव। सो इट बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस। कैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है, मतलब कॉन्केव लेंस। अच्छा, ठीक है, बट बच्चों हमको यहां पे जस्टिफाई करना है अपना आंसर, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको यहां पहले सारी कंडीशन बता देता हूं कि और मीडियम की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो बच्चों, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 1 से, मतलब एयर से ज्यादा हो, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना, एयर या वैक्यूम का, तो 1 से बड़ा हो। लेकिन वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर छोटा होता, ठीक है, तो ध्यान रखना उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, लेंस इंक्रीज, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए तो बेटा उसका फोकल लेंथ लेंस का क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब लेंस बिहेव्स लाइक ग्लास प्लेट। कैसा बिहेव करता है बच्चों? लाइक अ ग्लास प्लेट। और लेंस दिखाई भी नहीं देता इस सिचुएशन में। ध्यान रखना, अगर मीडियम का लेंस के बराबर हो गया तो लेंस दिखाई नहीं देगा, वहां पे रखोगे तो लेंस गायब हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर, ठीक है। इसका मतलब अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर होगा तो फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाएगी, वो ग्लास प्लेट की तरह सिंपल बिहेव करेगा। अगर लेंस से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो केवल फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, उसका नेचर सेम रहता है। मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्केव रहेगा, कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉन्केव है तो कॉन्केव रहेगा, मतलब नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लेंस से कम है। बट अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो नेचर चेंज हो जाएगी। यहां पे देखो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33 और लेंस कितना है? 1.25। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा है, इसलिए उसका नेचर चेंज हो जाएगा, मतलब लेंस डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। क्योंकि यहां दिया है ना कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो चूंकि ये लेंस क्या था बेटा? कॉन्वेक्स, तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि हमको ये प्रूव भी करना है, क्योंकि कह रहे हैं ना जस्टिफाई योर आंसर। तो कैसे करेंगे? तो भाई ऐसा करते हैं हम यहाँ पे कि सपोज कर लेंगे यहाँ पे कि फॉर एयर पहले लिखेंगे, एयर के लिए इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/FA बराबर क्या आएगा बच्चों? म्यूएल माइनस 1। फार्मूला होता है बेटा 1/R1 माइनस 1/R2। बट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस ये फर्स्ट सरफेस होता है, ये सेकंड सरफेस होता है। फर्स्ट सरफेस का स्फीयर इधर बनता है, मतलब फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस R1 है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। R1 लेंस के उधर जाती है, तो ये क्या होती है? पॉजिटिव। और सेकंड ये है सरफेस, और इसका जो स्फीयर बनेगा वो इधर बनेगा, मतलब इसकी जो रेडियस होती है R2 वो कैसी होती है बच्चों? वो निगेटिव होती है।
मतलब R1 पॉजिटिव में रखते हैं और R2 किस में रखते हैं, निगेटिव में, है ना। तो हम मान लेते हैं R1 की वैल्यू R डैश है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का R डैश, और R2 जो है वो रेडियस मान लो R डबल डैश है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस R डबल डैश, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव होती ना, इसलिए ऐसा आ जाएगा R डबल डैश। अच्छा बच्चों यहां अगर वैल्यू रख दे तो क्या आएगा, एयर की फोकल लेंथ 1/fa बराबर म्यूएल लेंस की फोकल लेंथ 1.25 माइनस 1/r डैश माइनस 1/r डबल डैश, वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1/fa बराबर हो जाएगा 0.25 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हम बात करते हैं अगर इस लेंस को मीडियम में रखते हैं तो फोकल लेंथ क्या आएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इधर सॉल्व करते हैं। व्हेन लेंस प्लेस्ड इन मीडियम देन फोकल लेंथ ऑफ मीडियम, मीडियम में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, देखो ये क्या बनेगी बेटा, मीडियम के लिए फार्मूला क्या होता है, एम म्यूएल, ठीक है, -1 1/r1 माइनस 1/r2। अब बेटा एम म्यूएल कितना होता है, देखो तो एम म्यूएल की वैल्यू निकालना आपको पता होना चाहिए, म्यूएल अपान म्यूएम, यानी कि 1.25 अपान 1.33, यहां वैल्यू रख देंगे। तो एफ एम बराबर क्या आएगा बेटा, एम म्यूएल, तो ये तो हो गया 1.25 अपान 1.33 माइनस 1, ठीक है, और 1/r1, r1 की वैल्यू देखो क्या है, r डैश प्लस 1/r डबल डैश, क्यों, क्योंकि R2 की वैल्यू क्या है, माइनस R डबल डैश, मैंने मान रखा है ना इसलिए। तो बेटा ये आ जाएगा 1/fm बराबर, यहां सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 1.25 माइनस 1.33 अपान 1.33 इंटू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। देखो ध्यान से, तो 1/fm कितना आ जाएगा बेटा, यहां से ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर का, माइनस का बचेगा यहां देखो 0.08 अपान 1.33 और 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ऐसा करते हैं हम एफएम और एफए में रिलेशन निकाल देते हैं, तब आंसर हम अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड क्या है 1/fm और फर्स्ट क्या है 1/fa, तो अपान में 1/fa आएगी तो क्या होगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, fa/1 बराबर, इधर ऐसे ही करोगे तो 0.08 अपान 1.33 इंटू 1 आ जाएगा 0.25, देखो इसका अपान में 0.25 आ जाएगा, और 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश दोनों तरफ के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ना तो fa/fm की वैल्यू आएगी 0.24, वो भी कैसा, माइनस का। इससे ही पता चलता है कि fm बराबर हो जाएगा माइनस का fa/0.24, क्या आ जाएगा, fm बराबर माइनस का fa/0.24। इससे क्या पता चला बच्चों, fa तो कैसा होगा, पॉजिटिव, तो fm कैसा आया, निगेटिव। fa पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, अच्छा तो इसलिए वो पॉजिटिव था। और एफएम कैसा आ गया, ये आ गया बच्चों निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये कैसा हो गया, कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस। तो यहां से हम प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, और इसकी फोकल लेंथ एयर वाली फोकल लेंथ से थोड़ा ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि अपान में 1 से कम नंबर है। डिवाइड करके देखो आंसर आ जाएगा लगभग ये आपका 4 टाइम्स के आसपास आएगा, है ना, कि लगभग 4 टाइम्स है एयर से। समझ में आ रही बात, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 6000 एंड एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। When the slit is next illuminated by the light of wavelength lambda dash, the angular width decreased by 30%. Calculate the value of lambda. Okay. तो बच्चों देखिए कह रहे हैं कि एक सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन हो रहा है जहां पे लैम्डा यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को डाला जा रहा है,
और 6000 एंगस्ट्रॉम की जब लाइट डाली जा रही है तो हमको उसकी कुछ एंगुलर विड्थ मिल रही होगी, वो भी किसकी, सेंट्रल फ्रिंज की। तो बच्चों एंगुलर विड्थ सेंट्रल फ्रिंज की कितनी होती है, देखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, तो ये कितनी होगी बच्चों, इसको हम लोग बीटा से लिखते हैं। तो ये बच्चों होती है, कितनी होती है, ये होती है 2 लैम्डा अपान ए, जहां पर ए क्या है, ए है विथ ऑफ सोर्स और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ए यहां पर क्या है, ए है विथ ऑफ सोर्स, ठीक है। अच्छा अब बच्चों इन्होंने कहा कि अब वहां पर लैम्डा डैश वेवलेंथ की लाइट डालनी जा रही, तब सेंट्रल फ्रिंज कितनी होगी, सोचो। तो फिर फॉर लैम्डा डैश वेवलेंथ एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, तो बच्चों देखिए ए तो वही है, तो अगर लैम्डा को बदलेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज की जो विथ है एंगुलर विथ वो भी बदल जाएगी, बीटा डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 2 लैम्डा डैश अपान ए। अब उन्होंने कहा क्या कि लैम्डा डैश वेवलेंथ डालने से जो सेंट्रल फ्रिंज है 30% डिक्रीज हो जाती है। 30% डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि पहले जितनी थी उसकी 70% बचेगी, भाई 30% डिक्रीज हो गई, इसका क्या मतलब हुआ कि बची कितनी 70%, है ना। पहले 100% थी, 30% उसमें क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो बची कितनी 70%। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बीटा डैश जो है वो पहले वाले का कितना बचा बच्चों, 70%, ठीक है। तो बीटा इंटू 70% हो गया, तो बीटा डैश बराबर आ जाएगा 70/100 इंटू बीटा। वैल्यू सारी पुट कर दो बच्चों, सारी वैल्यू पुट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, बीटा डैश की वैल्यू 2 लैम्डा डैश अपान ए बराबर 70/100 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 2 लैम्डा अपान ए। देखो बच्चों ए से ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा डैश बराबर कितना बचेगा 70/100 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 6000, ये 0 कैंसिल हो गए, तो 60 बचा इंटू 70 करेंगे तो क्या आएगा 4200 एंगस्ट्रॉम। सो द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकेंड केस मीन्स लैम्डा डैश इज 4200 एंगस्ट्रॉम। बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ थी इसलिए 2 लैम्डा अपान ए यूज किया गया। अगर नॉर्मल विड्थ की बात करते हैं तो हम केवल लैम्डा अपान ए यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो डबल होती है, किससे, नॉर्मल जो फ्रिंज होती है उसकी विड्थ से, इसलिए इसमें 2 लैम्डा अपान ए यूज किया गया। क्लियर है मेरी बात, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए सैंपल पेपर का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite sign and magnitude 17.7 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is the electric field intensity E in the outer region of the first plate and between the plates? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 2 प्लेट हैं, ठीक है, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है। वो कितनी है, वो है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स पे अपोजिट चार्ज है, मतलब एक पे प्लस चार्ज है तो दूसरे पे माइनस चार्ज है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि बताओ इसके आउटर सरफेस पे, मतलब इसके प्लेट के बाहर, फर्स्ट प्लेट के बाहर इधर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और इनके बीच में कहीं पर किसी जगह एक पॉइंट ले लें, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमको सोचना है। तो बच्चों
P1 पॉइंट पे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सोचिए। बच्चों आपको पता है कि अगर इस प्लेट को 1 कह दें, इसको हम 2 कह दें, तो पहली प्लेट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी सोचिए। तो प्लस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, बाहर की तरफ। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, E1 आउट, इससे दूर, बाहर, आउटवर्ड। और माइनस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, E2। ठीक है, अच्छा होगी कितनी, तो हमको पता है थिन शीट से, चाहे इस तरफ की बात करो चाहे उधर की बात करो, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E1 इक्वल टू होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई थिन शीट है इनफिनाइट सेपरेशन की, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। चाहे इधर की बात करो चाहे इधर करो, बस इधर करोगे तो आउटवर्ड इधर, इधर करोगे तो आउटवर्ड इधर। इसका मतलब जो E1 है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। और जो E2 है वो भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो जैसे अगर P1 पॉइंट पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EP1 कितना आएगा, यह आएगा बच्चों E2 माइनस E1। अब डायरेक्शन देखिए, E1 इस साइड है, आउटवर्ड है, वेक्टर। E2 किधर है, इनवर्ड। तो दोनों एक दूसरे क्या है बच्चों, अपोजिट है। जब अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिजल्टेंट मिल जाता है। तो EP1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो EP1 की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब पहली प्लेट के बाहर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अब एट पॉइंट P2 की बात करते हैं, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब यहां देखो आउटवर्ड इधर E1, माइनस की वजह से क्या होगी, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब उसकी तरफ, तो ये E2 भी इधर ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर P2 पे बात करोगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, उनको जोड़ के आता है। इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो EP2 कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो EP2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्यों जुड़ेगा तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आएगा, 2 2 कट जाएगा। तो EP2 आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो EP2 बराबर सिग्मा 17.7 10 की पावर माइनस 22 अपान एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। मीन्स EP2 की वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम कटेगा, तो 2 इंटू 10 की पावर देखो माइनस 22 है और नीचे से माइनस 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। यानी कि माइनस 22 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। So the electric field intensity at P2 is 2 into 10 to the power minus 10 न्यूटन पर कूलम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, पीछे की 5 वीडियो में हम लोग 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं सैम्पल पेपर के, और हमने 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो 7 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के, और उसमें जो और वाले भी क्वेश्चन थे चॉइस पे, वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब बच्चों इस नए वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करने जा रहे हैं। तो 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन इस बार CBSE में आने हैं। तो जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि 2 long straight parallel conductors carrying current I1 and I2 are separated by distance d. If the currents are flowing in the same direction, so how the magnetic field produced by one exerts an attractive force on the other. Obtain expression for this force and hence define 1 ampere. Okay.
तो बच्चों हमसे यहां पे कह रहे हैं कि दो पैरेलल कंडक्टर हैं, ठीक है, और दोनों की करंट जो है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है, मतलब I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है वो भी सेम डायरेक्शन में, और दोनों कंडक्टर एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हैं। हमको शो करना है, बताना है कि कैसे इसकी फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगता है, या इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से यहाँ फोर्स लगता है इस पे। भैया आपको पता है ना, कोई भी स्ट्रेट वायर जो होता है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब ये वाला भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, मतलब कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा होगा। सेम ऐसे इस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ पैदा होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखा होगा। हमको ये बताना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से में जब ये वायर रखेंगे तो इस पर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे इसको प्रूव करें भाई, देखो पहले वायर की वजह से दूसरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगी, सोचो। तो आपको पता है ना, आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा दो, तो वायर की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर निकालनी है, देखो करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, जिधर पाम जाती है, पाम कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की तरफ, डाउनवर्ड, इनवर्ड बोलो इसको, है। अच्छा, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, देखो राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, करंट इधर, वायर इधर, फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बच्चों, आउटवर्ड, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे भी है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब समझो बात को, जब यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, अब इस पे लगने वाला फोर्स निकालना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड, और वायर पे करंट हो रही है इस तरफ, तो इस पे वायर पे फोर्स किधर लगेगा, तो यहां भी राइट हैंड रूल लगता है ना, फोर्स के लिए राइट हैंड रूल बताया गया था। उसमें क्या होता है, ये वाला जो फिंगर होता है शो करता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये वायर की करंट की डायरेक्शन को शो करता है, ये उस पे लगने वाला फोर्स शो करता है। ध्यान रखना, ये क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या शो करेगा, करंट, ये क्या शो करेगा, फोर्स। अब जरा देखते हैं, सेट करते हैं। सेट करने का बहुत सिंपल तरीका, पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया करो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर ऐसा। करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, करंट कहाँ है, ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, इस साइड, कहाँ लगेगा, इस साइड, इस साइड मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बात समझिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस साइड, जिधर पाम जा रही, पाम किधर जा रही, इधर से। बेटा एक बात ध्यान रखना, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड देखते हैं, फिर जब करंट को ऊपर ले जाना होता है ना, तो सोचते हैं कि अरे करंट कुछ ऐसे कर लेते हैं, कहते हैं अरे उल्टा हो गया ना, ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे देखना, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिल गई तो बस ऐसे फिक्स कर लो। आप करंट ढूंढो ऐसे 360 घुमा के, मतलब एक डायरेक्शन को लेके फिर उस फिंगर को आपको हटाना नहीं होता। जैसे इस फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, तो एक बार मान लिया अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने देख लिया, तो फिर आप पूरा हाथ 360 घुमाओ, ऐसे नहीं घुमा सकते, ध्यान रखो, ठीक है। सेम ऐसे इधर आओ, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें, इधर अंदर, करंट कहाँ जा रही, ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, बिल्कुल सही, ये F2 लग गया। वैसे तो मुझे पता है F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मतलब जितना ये वायर इस पे लगाता है उतना ये इस पे लगाता है, म्यूचुअल फोर्स होते हैं। और अगर वेक्टर में बात करो तो F1 बराबर -F2 वेक्टर। अच्छा, क्यों, क्योंकि माइनस से जाता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। ये फोर्स लग गए, तो फोर्स कहाँ लगेंगे, अट्रैक्शन लगेंगे। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग एट वायर
अट्रैक्टिव। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स लग गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये फोर्स कितना होगा, ये हमको निकालना है। तुमको पता है, चाहे इसका फोर्स निकाल दे चाहे इसका निकाल दे, सेम आना है। तो चलिए हम इस वायर को नाम देते हैं 1 और इसको नाम देते हैं 2। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेकेंड वायर है, कौन सा वायर? 2 वाला वायर। और ड्यू टू फर्स्ट वायर, क्यों? दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? पहले की वजह से होगी ना। तो कितनी होगी बच्चों? तो B इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? होता है μ0 अपान 2 पाई I अपान R, ऐसा होता है। तो I कौन सी लेनी है, किसकी वजह से? I1, ठीक है। और R की जगह डिस्टेंस कितनी है बच्चों? कितनी दूरी पर लेनी है? D डिस्टेंस पर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई B1। अच्छा, अब लिखेंगे सो फोर्स एक्टिंग एट L लेंथ ऑफ वायर 2। तो वायर 2 की अगर यहां पे एक L लेंथ सपोज कर ली जाए, इस L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा सोचो। तुमको पता है अगर L लेंथ में I करंट फ्लो हो रही है, यहां I2 करंट फ्लो हो रही है, और वो B मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स क्या लगता है? IBL। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? I की जगह I2, B की जगह इसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने क्या निकाली है? B1। तो क्या लगेगा? I2 B1 इंटू L। मतलब F2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों I2 B1 L, ठीक है। F2 बराबर आएगा I2 B1 की वैल्यू μ0 अपान 2 पाई I1 अपान D इंटू L। तो F2 आ जाएगा μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान D इंटू L। ये फोर्स आ जाता है। अब ध्यान रखना, जो F2 आया अगर 2 की वजह से 1 पे निकालोगे सेम फोर्स निकलेगा, निकाल के देख लेना घर में, ठीक है, वो भी सेम आएगा। उस केस के लिए क्या करोगे? उसके लिए करोगे ये कि इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर इस पे लगने वाला फोर्स निकालोगे, ये सेम निकलेगा। मतलब इसको हम F कह दें तो कोई बुराई नहीं। तो F अपान L अगर निकाला जाए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो L से डिवाइड कर लोगे तो ये क्या बचेगा? यहाँ ये बचेगा μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान D है। F I1 बराबर 1 मीटर 1 एम्पियर और I2 बराबर भी 1 एम्पियर और D बराबर 1 मीटर, ठीक है। I1 I2 1 एम्पियर हो गए और D जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई? 1 मीटर हो गई। तो F अपान L कितना आएगा? ये आएगा μ0 अपान 2 पाई। देखो 1 इंटू 1 अपान 1 का कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई में, तो μ0 अपान 2 पाई, और μ0 अपान 2 पाई की वैल्यू फिक्स होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। देखो फोर्स की न्यूटन अपान में मीटर, ये होगी। तो इसका मतलब 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन ये बनेगी कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट which when flow in 2 parallel wires। 1 एम्पियर वो करंट है जो कि अगर इन 2 पैरेलल वायर में फ्लो होती है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपोजिट भी तो हो सकती है, अपोजिट हो जाएगी तो रिपल्सिव फोर्स लग जाएगी। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग एट यूनिट लेंथ इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर व्हेन these wires are placed at 1 मीटर apart। तो 1 एम्पियर वो करंट है जब 2 पैरेलल वायर में फ्लो होती है तो उन दोनों के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो जाती है, जबकि वो दोनों वायर 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे होते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का।